हो गया, जिसमें हम ब्लूम टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेक्सोनोमी को देखते हैं कि टेक्सोनोमी क्या चीज़ है। साइंस के जो लोग हैं, इन्होंने अगर स्पेशली किसी ने मैट्रिक में या मैट्रिक की आई थिंक बायोलॉजी आपने पढ़ी, तो वहाँ पे टेक्सोनोमी थी। यानी आप जब क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी अगर हम वो बायोलॉजी की बात करें तो उसमें आप क्या करते थे, जो प्लांट्स थे उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको आप अरेंज करते हैं। इसी तरह अगर जानवरों की बात करें, मेमल्स की बात करें, तो उनकी भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट स्पीशीज की। तो यहाँ पे चूंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं कि आपने जो चीज़ें लर्न करनी है उनकी क्या क्या स्टेजेस हैं, उनको किस तरीके से आपने लर्न करना होता है, जो कि आगे हम अभी डिटेल में आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टेजेस बनाते हैं किसी चीज़ को लर्न करने के। तो ये एक पूरा जो एक प्रोसीजर है हमारा ऑब्जेक्टिव्स का, लर्निंग आउटकम्स का, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने का, इसकी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो अरेंजमेंट हम करते हैं, जो उसकी स्टेजेस बनाते हैं, डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं, ये सारा का सारा जो है टेक्सोनॉमी में आता है। तो इसके लिए दो किस्म की टेक्सोनॉमी जो है वो डेवलप हुई है। एक है ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये उसके नाम पे, ये ब्लूम बेंजामिन ब्लूम पूरा इसका नाम था, जो इसका डेवलपर था, तो उसके नाम पे है ब्लूम टेक्सोनॉमी। और जो दूसरी है वो सोलो टेक्सोनॉमी। ये डेवलपर का नाम सोलो नहीं है, ये ना कि आप समझे कि दूसरा जो बंदा था जिसने डेवलप की वो सोलो था, सोलो नहीं था। उसका नाम जो है वो कोई और था। वो आगे हम देखेंगे कौन था। तो सबसे पहले हम ब्लूम टेक्सोनॉमी को देखते हैं कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के सबसे पहले तो जो इसका फादर है, जो इसका डेवलपर है, वो था बेंजामिन ब्लूम। लेकिन ये अकेला नहीं था, इसके साथ इसके कोई चार पांच और कोलीग्स भी थे, लेकिन चूंकि ज्यादा वर्क इसका था तो ज्यादा ब्लूम का नाम ही लिया जाता है। और 1956 में इसने ये क्लासिफिकेशन की थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की। बाद में फिर इसको रिवाइज किया गया 2001 में। एंडरसन और क्रेथोल ने मिलकर इसमें कुछ रिवीजन की थी। वो रिवीजन भी क्या थी, दो चीजें इसने इसने ऐड की थी। यानी जब इसकी रिवीजन की गई तो सिर्फ दो काम किए गए थे, और वो दो काम क्या थे। एक तो नाम चेंज किए गए, यानी जो लेवल बनाए गए थे उन लेवल के नाम चेंज किए गए। जो पहले नाम थे 1956 में वो नाउन फॉर्म में थे, लेकिन जब 2001 में रीनेम किया गया तो वो नाउन फॉर्म से चेंज करके वर्बल फॉर्म में लाया गया, यानी वर्ब की फॉर्म में लाया गया। और दूसरा काम यह किया गया था कि जो हाईएस्ट टू लेवल्स थे पहले 1956 में, उनकी तरतीब बदली गई थी। यानी जो टॉप मोस्ट पे था उसको सेकंड टॉप मोस्ट पे लाया गया, और जो सेकंड नंबर पे था उसको हाईएस्ट यानी टॉप पे लेके जाया गया। तो ये मेन जो दो चीजें थी जो कि रिवीजन में की गई। एक तो नाम चेंज किए गए, नाउन से वर्ब फॉर्म में लाया गया। यहाँ पे ये आप देखें, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये टोटल 6 लेवल है इसके, जो कि पहले नाउन फॉर्म में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवोल्यूशन थे, और बाद में इसको वर्ब फॉर्म में किया गया। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट और क्रिएट। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग भी इसे कहा जाता है। ठीक है। दूसरा काम यह किया गया था कि पहले जो है एवोल्यूशन को टॉप मोस्ट पे रखा गया था, और सिंथेसिस जो है वो सेकंड नंबर पे था, तो इसको चेंज कर दिया गया था। एवोल्यूशन को सेकंड नंबर पे रख दिया गया, और जो सिंथेसिस था या क्रिएशन जो था वो टॉप पे लाया गया। ये दो काम किए गए थे रिवीजन में। ये रिवीजन किसने की थी? एंडरसन और क्रेथोल ने। अच्छा, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी में आते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है एक्चुअली इसके तीन डोमेन्स हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी फर्दर आगे फिर डिवाइड हुई है तीन डोमेन के अंदर। एक इसकी पहली डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। जी, इसकी जो पहली डोमेन है वो कॉग्निटिव डोमेन है, और दूसरी डोमेन जो है वो अफेक्टिव डोमेन है, और तीसरी जो डोमेन है वो साइकोमोटर डोमेन है। जो कॉग्निटिव डोमेन है इसका ताल्लुक है दिमाग के साथ, ब्रेन के साथ, माइंड के साथ। यानी आप चीज़ों को जो सीखते हैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, वो सारी सारी जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी सारी इस कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी में आ गए। और ये जो अभी आपने एक पैरामिड देखी है, ये सारी की सारी कॉग्निटिव डोमेन में। यानी आप कह सकते हैं कि 2001 में जो रिवीजन हुई थी वो सिर्फ कॉग्निटिव कॉग्निटिव डोमेन में रिवीजन हुई थी। उसी के नेम भी चेंज किए गए, और उसी के जो टॉप मोस्ट दो लेवल थे उनकी रीअरेंजमेंट की गई थी। बाकी जो अफेक्टिव डोमेन थी या साइकोमोटर डोमेन थी, उस पर रिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ा। रिवीजन का जो फर्क पड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन पे पड़ा था। और कॉग्निटिव डोमेन अभी आपको बताया, कॉग्निटिव डोमेन में आप किस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, आप उन ऑब्जेक्टिव पे, उन लर्निंग आउटकम पे काम कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक माइंड से होता है, दिमाग से होता है। और अफेक्टिव डोमेन में आपका ताल्लुक होता है इमोशंस के साथ। इमोशन के साथ होता है, या आप कह सकते हैं बिहेवियर के साथ होता है, या आप कह सकते हैं फीलिंग के साथ होता है, या आप कह सकते हैं हर्ट के साथ यानी दिल के साथ होता है, आप कह सकते हैं लाइक्स डिसलाइक के साथ हो सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, यानी वो लर्निंग जिनका ताल्लुक एटीट्यूड से है, लाइक्स डिसलाइक्स के साथ है, फीलिंग्स के साथ है, इमोशन के साथ है, बिहेवियर के साथ है, वो सारी की सारी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो अफेक्टिव डोमेन में डिस्कस की जाती हैं। और उसके बाद है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है ये स्किल्स के साथ इसका ताल्लुक है, फिजिकल स्किल्स। यानी जब आप और इसका ताल्लुक एक और चीज़ सेंसेस के साथ है। यानी आप अपनी जो सेंसेस हैं, पांच सेंसेस होती हैं, उनको यूज करके फिजिकल वर्क या फिजिकल स्किल्स को यूज करके जो आप लर्निंग आउटकम्स लेते हैं, वो सारी की सारी साइकोमोटर में आती हैं। तो इस तरीके से तीन किस्म की डोमेन लर्निंग डोमेन है। कॉग्निटिव दिमाग, अफेक्टिव फीलिंग्स वाली, इमोशन वाली, बिहेवियर वाली, एटीट्यूड वाली, लाइक्स डिसलाइक्स वाली, और साइकोमोटर जो है ये फिजिकल वर्क वाली है, फिजिकल स्किल्स वाली है, या आप कह सकते हैं कि सेंसेस के साथ इसका ताल्लुक है। जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप नोट्स अगर प्रिंट करवाते हैं तो उनके ऊपर ये चीज़ें मेंशन कर लीजिएगा। तो कॉग्निटिव डोमेन, अब हम पहली डोमेन में आ गए, और पहली डोमेन के आगे फर्दर 6 लेवल्स हैं। और ये जो 6 लेवल्स हैं ये असेंडिंग से मतलब है, आप कह सकते हैं कि लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ जा रहे हैं। यानी सबसे निचला लेवल जो है वो है नॉलेज। तो नॉलेज में आप कह सकते हैं कि आपका जो बच्चा होता है वो बिल्कुल उसे ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता होता, और उसको बस आपने जो बेसिक कोई डेफिनेशन बता दिया है, कोई डेट बता दिया है, कोई स्टेटमेंट आपने बता दी, उसको बस उतना ही पता है, उससे ज़्यादा उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो ये लोएस्ट लेवल होता है नॉलेज गेन करने का। जो बच्चा नॉलेज वाली स्टेज पे है, लेवल पे है, उसके पास वो यूँ समझे कि लोएस्ट लेवल पे अभी बैठा है। दूसरा जो है वो है कंप्रीहेंशन का या अंडरस्टैंडिंग का। तो इसमें यह है कि आपका जो स्टूडेंट है वो आप उस चीज़ को समझना शुरू हो गया है। यानी आपने जो पहले जिसका सिर्फ आपने थोड़ा सा हिंट दिया था, सपोज अगर आप फिजिक्स स्टूडेंट है तो आप बच्चों को सिर्फ पहले आपने बताया था कि ग्रेविटी जो है वो
उसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो न्यूटन ने किया था। तो बच्चा जो है उसे अभी सिर्फ इतना ही पता है, पहले लेवल पे नॉलेज किया था कि न्यूटन ने ग्रेविटी पे काम किया था। बच्चे को कोई पता नहीं न्यूटन क्या है, बच्चे को कोई पता नहीं ग्रेविटी क्या है, ठीक है। ये अभी बच्चा जो है वो नॉलेज वाली स्टेज पे बैठा है। लेकिन जब कंप्रीहेंशन पे आएंगे तो अब आपका बच्चा जो है वो ये जान लेगा, उसको इतना पता चल जाएगा कि न्यूटन कौन था, साइंटिस्ट था, फिजिक्स था, और ग्रेविटी क्या है, चीजें जो है वो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट की तरफ जो अट्रैक्ट होती हैं ये ग्रेविटी होती है। तो इस लेवल पे बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि चीजें जो है वो एक्चुअली हैं क्या। तीसरा लेवल जो है वो अप्लाई करने का है। तो नाम से ज़ाहिर है कि अब जो बच्चे ने लर्न किया हुआ है वो अप्लाई करना शुरू कर देता है। वो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मतलब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल दे के आप ग्रेविटेशन का उससे फार्मूला लगवा के आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। यानी जो कुछ आपने उसको नॉलेज दिया था, डेफिनेशन बताई थी, या आपने जो ग्रेविटी के बारे में लिमिटेशन बताई, या ग्रेविटी क्या है, कैसे आप जज करते हैं कि इस चीज़ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो उन चीज़ों को आप अप्लाई करवाएंगे उससे न्यूमेरिकल की शक्ल में, या कोई भी आप स्टेटमेंट दे के उससे पूछ सकते हैं कि बताएं इसमें ग्रेविटी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें भी पूछा जा सकता है कि इसमें बताएं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसमें ग्रेविटी का रोल है या नहीं है। सिमिलरली एक बॉल जो है वो आप जमीन पे रोल करवा रहे हैं तो उसका भी आप पूछ सकते हैं कि बताएं अब ये जो बॉल रोल हो रही है क्या ये ग्रेविटी की वजह से रोल हो रही है नहीं। तो ये नेक्स्ट जो स्टेप है वो एनालाइज कहा जाता है। और एनालाइज में यही चीजें हैं कि जितनी आपने उसको पीछे सारी की सारी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इस तरह की चीजें बताई हुई हैं उनको अब आपने एनालाइज करवाना है कि क्या बच्चा जो है वो प्रॉपर इनमें डिफरेंशिएट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। और एनालाइज का जो है वो ब्रेक डाउन का वर्ड आएगा जब कभी भी इससे मतलब क्वेश्चन आएगा तो साथ जो है वो जो की वर्ड होगा वो ब्रेक डाउन होगा। वैसे मैंने हर एक के साथ की वर्ड मेंशन किए हुए हैं जो क्वेश्चन के अंदर जब आएंगे तो आपने उन की वर्ड्स को जज कर लेना है और आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है क्वेश्चन ये किस बेस का है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉलेज या रिमेंबरिंग के लिए जो की वर्ड है वो रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, लिस्ट, डिफाइन, मेमोराइज, ठीक है। जैसा कि आप लिखते हैं स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो स्टेट का जो वर्ड आ गया इसका मतलब है कि बच्चा जब अभी नॉलेज या रिमेंबरिंग वाली स्टेज पे है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताएं ये कॉग्निटिव डोमेन के किस लेवल का क्वेश्चन है। तो आपने स्टेट के कीवर्ड से समझ जाना है कि वो नॉलेज या रिमेंबरिंग का क्वेश्चन है। सिमिलरली कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो समराइज, एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, क्लासिफाई, डिस्क्राइब, इस तरह के कीवर्ड्स हैं जिसे आप जज करेंगे कि बच्चा जो है वो अब कंप्रीहेंशन जो अंडरस्टैंडिंग वाली स्टेज पे है। अप्लाई, अप्लाई के लिए भी कीवर्ड्स हैं। ये पूरा एक मैंने टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, अपना वक्त जो है वो हम ज़ाया नहीं करते, ये पूरा एक टेबल आपके पास है, यहाँ पे सारे के सारे जो है वो कीवर्ड्स मेंशन है। तो हम एनालाइज की तरफ आगे थे। एनालाइज में आपने क्या करना होता है कि जितना आपने बच्चे को डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फार्मूला, ग्राफ वगैरह जो कुछ आपने बताया अब आपने उसे एनालाइज करवाना है और वो उन सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करेगा। ये कीवर्ड यूज होता है एनालिसिस के लिए, एनालाइजिंग के लिए, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन वो करेगा, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उनको ब्रेक करेगा और उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करेगा। इसके लिए जो कीवर्ड्स हैं वो एनालाइज का, कंपेयर का, कंट्रास्ट, डिफरेंशिएट, इन्वेस्टिगेट, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं ये आपको बताएंगे कि बच्चा जो है वो एनालाइजिंग वाले स्टेज पे है। एवेल्युएट करना, एवेल्युएट करने में बच्चा जो है वो इस स्टेज पे होगा नॉलेज की कि वो जज कर सकेगा कि आया जो चीज़ उसे पढ़ाई गई थी वो इससे रेलेवेंट है या नहीं है। मतलब ग्रेविटी वाली बात है तो अगर बच्चे को एक आप रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, उसके सामने दो तीन मिसालें आप रखते हैं और पूछते हैं कि बताएं इसमें कहाँ कहाँ पे ग्रेविटी यूज हो रही है, या वैसे आप बच्चे से पूछ लेते हैं कि आप बताएं हमारी जो रियल लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ पे ग्रेविटी रोल प्ले कर रही है। आपने उसे बताया हुआ नहीं है लेकिन आपने सिंपल उसको डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, फार्मूला, ग्राफ वगैरह जो है वो सारी चीजें इस तरह एक्सप्लेन की है, लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम आपने नहीं बताए हुए। तो आप उनसे पूछ लेते हैं कि बताएं रियल लाइफ प्रॉब्लम में हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे ग्रेविटी का रोल है। तो अगर वो बच्चा बताता है कि एक स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ खुद ब खुद आता है, एप्पल जो है वो नीचे आता है, वो ग्रेविटी की वजह से आता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो जज कर सकता है, वो एवेल्युएट कर सकता है उसने जितना नॉलेज गेन किया था उसको। इसके बाद क्रिएटिंग सिंथेसिस, ये हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन में। यानी जो बच्चा है वो अब जो उसने दिमाग से, माइंड से जितना नॉलेज उसने हासिल किया था अब ये उसकी लास्ट स्टेज है। यहाँ पे अब उन्हीं आइडियाज़ को यूज़ करके जो आपने उसको एक्सप्लेन किए थे उन्हीं को यूज़ करके वो अब चीज़ें क्रिएट करने के काबिल हो गया है, वो चीज़ों को सिंथेसाइज करने के काबिल हो गया है, वो आइडियाज़ देने के काबिल हो गया है। जिस तरीके से ये जो लोग मास्टर के बाद एमफिल या पीएचडी करते हैं तो वो अब चीज़ें नई से नई एक्सप्लोर खुद कर रहे होते हैं। जैसा कि सोलर सेल पे काम हो रहा है तो कभी जो है वो कैडमियम को किसी के साथ डोप करते हैं, कभी आयरन को डोप करते हैं, किसी कभी किसी मेटल को डोप करके, किसी सेमीकंडक्टर को डोपिंग करके वो नए से नए जो है वो कंपाउंड तैयार कर रहे हैं जो कि सोलर सेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें एफिशिएंसी दे रहे हैं। तो वो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस स्टेज पे होते हैं, क्रिएटिंग वाले और सिंथेसिस वाली स्टेज पे होते हैं। और ये बहुत कम होते हैं क्योंकि हमने जो पीछे देखी है शेप उसमें भी देखें तो नॉलेज का जो है वो एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे कम हो जाते हैं, ये बच्चे और कम हो जाते हैं, और जो आखिर पे है क्रिएटिंग और सिंथेसिस वाला इसकी आप शेप देख सकते हैं तो ये सबसे कम है एरिया में। तो इसका मतलब है यहाँ पे बैठने वाले जो बच्चे होते हैं वो सबसे कम होते हैं, आइडियाज़ देने वाले, क्रिएट करने वाले जो बच्चे होते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो कॉग्निटिव डोमेन है वो कंप्लीट हो। इसके बाद है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन का मैंने बताया कि ये फीलिंग्स के साथ इसका ताल्लुक होता है, हार्ट के साथ ताल्लुक होता है, लाइक्स डिसलाइक के साथ होता है, इमोशन के साथ होता है, एटीट्यूड के साथ होता है, बिहेवियर के साथ होता है। तो इसका जो पहला या लोएस्ट लेवल होता है वो होता है रिसीविंग। यानी इसमें बच्चा जो है वो कम से कम विलिंग हो, वो विलिंग होना चाहिए। जो आप उसको नॉलेज या कोई आप स्किल आप उसको सिखाने लगे हैं तो बच्चा कम से कम उसके लिए विलिंग हो। और दूसरा है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में ये है कि बच्चा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, यानी आपने जो कुछ उसे बताया है अब उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, आपको कुछ चीज़ें बताना शुरू हो गया। और तीसरा जो है वो वैल्यू है, यानी आपने जो चीज़ उसे बताई है वो उसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसको वैल्यू दे रहा है, उसको समझना शुरू हो गया है वो। और ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में ये है कि आपने उसको जितनी चीज़ें बताई हैं वो उन चीज़ों को अब ऑर्गेनाइज करना उसने शुरू कर दिया है। जितने उसके जो माइंड में कन्फ्लिक्ट थे, जो उसके माइंड में सवाल थे वो सारे के सारे रिजॉल्व हो चुके हैं और उसने अब चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करना शुरू कर दिया है और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है। और आखिर पे जो है वो है करेक्टराइजिंग। तो करेक्टराइजिंग जो है इसका ताल्लुक है कि उसने जितनी भी पीछे वैल्यूज, हैबिट्स,
लर्न की हैं उन सबको करेक्टराइज कर रहा है, हैबिट्स लाइफस्टाइल इन सबको करेक्टराइज कर रहा है। ये सबसे लास्ट लेवल है इफेक्टिव डोमेन का। रिसीविंग सबसे लास्ट लेवल है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि लास्ट टाइम जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट हुआ है तो उसमें ये भी था कि चौथी स्टेज या चौथे लेवल पे कौन सी चीज़ होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजिंग होती है ये। या यूं पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजिंग से पहले वाली लेवल कौन सा है, तो ऑर्गेनाइजिंग से पहले लेवल है वैल्यू का। सिमिलरली ये पूछा जा सकता है कि वैल्यू के बाद का लेवल कौन सा है, तो वो है ऑर्गेनाइजिंग वाला। तो ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। आप जब जाएंगे तो आपको जिनको कंसेप्ट क्लियर होंगे, डेफिनेशन का पता होगा, वो आसानी से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सोचने से आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। और बाकी जो की वर्ड्स हैं, वो की वर्ड्स आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। ये ब्लूम टेक्सोनोमी की तीसरी डोमेन है और आखिरी डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन का ताल्लुक है सेंसेस के साथ, फिजिकल वर्क के साथ, स्किल्स के साथ, फिजिकल स्किल्स के साथ। तो इसका जो सबसे पहला लेवल होता है वो है परसेप्शन का। परसेप्शन में ये है कि, अच्छा इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देते चलो कि जो कॉग्निटिव डोमेन थी उस पर काम किया था ब्लूम ने 1956 में। और दूसरी जो है अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन पे काम किया था कैराथोल ने 1962। 62 है या 64 है, 64 है। और तीसरा जो है वो है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर पे जो काम किया था वो सिम्पसन ने किया था 1972 में, 1972। ओवरऑल ब्लूम टेक्सोनोमी में जब नाम आएगा तो वो बेंजामिन ब्लूम का आएगा, और साथ उसके कुछ कुलीग्स थे, उन कुलीग में एक कैराथोल भी शामिल है, और भी कई नाम है। और जब डिफरेंट डोमेन्स की बात होगी तो कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम खुद है, और इफेक्टिव में कैराथोल है 1964, और साइकोमोटर डोमेन जो डेवलप हुई थी या फादर ऑफ साइकोमोटर डोमेन वो सिम्पसन आएगा 1972। तो इसके 7 लेवल हैं, यहाँ पे 6 लेवल मेंशन है, सातवां लेवल भी है जो इसके हुआ है। तो सबसे पहला जो लेवल है, जो लोएस्ट लेवल है इसका, वो है परसेप्शन। परसेप्शन में ये है कि जो स्टूडेंट है वो आपका ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। अगर हम कंप्यूटर की मिसाल ले लें तो इसमें यह है कि स्टूडेंट अगर पहले लेवल पे है, परसेप्शन के लेवल पे है, तो वो सिर्फ कंप्यूटर को ऑब्जर्व करेगा कि कंप्यूटर क्या है, इसकी शेप क्या है, एक डब्बा है, एक मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, ठीक है। वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कि कंप्यूटर है क्या चीज़, या उसे इतना पता चलेगा कि इसको इस बटन से दबाने से ऑफ हो जाता है, इसको दबाने से प्रेस करने से ऑन हो जाता है। बस परसेप्शन लेवल पे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे इतना ही पता है, तो वो चीज़ को ऑब्जर्व करता है। और दूसरा जो है वो सेट, सेट भी कहते हैं। और ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा जो है वो अब विलिंगनेस शो करता है कि मैंने भी ये कंप्यूटर सीखना है। यानी पहले लेवल पर उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद दूसरे लेवल पे जब सेट वाले लेवल पे आता है तो वो अब चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है और विलिंगनेस शो करता है। लाइबा आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं। माइक ऑन है, अगर आप बोल के कुछ बताना चाहें या पूछना चाहें। सर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं सारे लेवल ना, सारे मतलब एक तरह से ही हैं तकरीबन। लगता है ऐसे ही है, लेकिन अगर जी आप सर। डीपली अंडरस्टैंड करें तो समझ आ जाती है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस लेवल का है। मतलब अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट वाज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कायद आजम, तो ये पता चल रहा है कि सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई चीज़ जो है वो पहले को आप रीफ्रेस करवा रहे हैं, एक पैराग्राफ दिया आपने और आप बच्चों से कहते हैं कि इसे रीफ्रेस करें, यानी अपनी जुबान में लिखें, तो इसका मतलब है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का पता चल जाता है। बल्कि जो की वर्ड्स हैं उनको आप लाजमी देखें, की वर्ड से आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने तो टेस्ट की तैयारी करनी है कि आपने वो जो 30 मार्क्स हैं वो आपने लेने हैं। बाकी मेन सब्जेक्ट तो आपका फिजिक्स है, गरीब तो आपकी फिजिक्स पे ही होनी चाहिए। यहाँ पे फिलहाल आप इतना काम करें कि आपके वो जो 30 मार्क्स हैं वो ज़ाया ना हो। और उसके लिए मैंने बताया कि वो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। थोड़ा सा बंदा फोकस करे, जिस तरह अभी मैंने टेस्ट लिया तो उनमें भी आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाता है, कोई मुश्किल उसमें क्वेश्चन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 3 कैंडिडेट्स ने अभी तक अटेम्प्ट किया है। तो हम जी बात कर रहे थे साइकोमोटर डोमेन की। तो इसका पहला लेवल परसेप्शन है, यानी अगर कोई बच्चा परसेप्शन लेवल पे है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। छठ लेवल पे वो बच्चा होता है जो विलिंगनेस शो करता है, वो कहता है कि मैंने भी ये काम करना है। हमने कंप्यूटर के एग्जांपल लिए, इसी को आगे मूव करते हैं। गाइडेड रिस्पांस। गाइडेड रिस्पांस में ये है कि बच्चा जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है, यानी वो काम करता है, आप उसे गलत होता है आप उसे बताते हैं, वो फिर ठीक करता है, फिर उसे को गलती हो जाती है, फिर आप उसे बताते हैं। तो इस तरीके से वो आगे स्टेजेस की तरफ जा रहा है और सीख रहा है। तो ये है गाइडेड रिस्पांस। और चौथा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लेवल पे जब कोई स्टूडेंट पहुंचता है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, यानी वो ट्रायल एंड एरर मेथड से इतना सीख चुका होता है तो वो कॉन्फिडेंटली वर्क करना शुरू कर देता है, अब उसे किसी की जरूरत नहीं है।
और कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस, यहाँ पे बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है, यानी इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो बिल्कुल स्किलफुल हो जाता है, बल्कि किसी और बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है उसके कुलीग को, जैसे कई बच्चे डिप्लोमा करते हैं 6 माह का, तो आखिरी स्टेज पे कुछ बच्चे इतने स्किलफुल हो जाते हैं कि वो दूसरे जो बच्चे साइड पे बैठे होते हैं उनको भी उनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो वो बच्चा कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस वाली स्टेज पे होता है, जो दूसरों की हेल्प करना शुरू कर देता है, उन्हें बताता है कि जी जस्टिफाई यहाँ से करना है, बोल्ड यहाँ से करना है, सेंट्रलाइज यहाँ से करना है, फोन यहाँ से चेंज करना है। तो वो बच्चा कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पांस पे होता है। एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन नाम से जाहिर है, अडॉप्ट करना। एक होता है ADOPT, वो अडॉप्ट होता है, किसी को गोद लेना। ये जो अडॉप्ट है, ये है कि आपने अ, किसी के मुताबिक अपने अंदर स्किल डेवलप करनी होती है। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी और चीज़ से, मतलब क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, तो जो बैट्समैन है, अगर वो बॉलर के लिहाज से अपने आप में एडजस्टमेंट ले आता है, वो बॉलर को समझ लेता है कि ये बॉल जो है ये मुझे यहाँ पे करवा रहा है, तो वो उसको समझते हुए फिर दोबारा खेलना शुरू कर देता है, तो हम कहेंगे कि ये जो बॉलर है, ये जो बैट्समैन है, ये अडॉप्टेशन की स्टेज पे है, यानी इसने इतनी स्किल्स और ये सारी दायरा परसेप्शन सेट वगैरह तो उसमें है ही है, लेकिन अब ये अडॉप्टेशन के लेवल पे है कि उसने सामने वाले बंदे को देख के, बॉलर को देख के अपने अंदर एक चेंज लेके आया है, अडॉप्ट कर लिया है इसने, एक नई स्किल फौरी तौर पर डेवलप कर ली है और उसके मुताबिक उसने खेलना शुरू कर दिया। सातवां जो लेवल होता है वो ऑरिजिनेशन का होता है। ऑरिजिनेशन होता है ऑरिजिनेट, यानी नई चीज पैदा करना, यानी ये हाईएस्ट लेवल है साइकोमोटर डोमेन का। यहाँ पे क्या करता है जो स्टूडेंट होता है, वो खुद से नई चीज डेवलप कर लेता है। जैसा कि आप देखें तो जरूरत के तहत हमारे फिजिक्स के अंदर भी, बल्कि हम अलजेब्रा की बात करें तो सॉरी कैलकुलस की बात करें, तो कैलकुलस जो है ये पूरे का पूरा एक फिजिक्स थे। आई डोंट, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये आप इसको कर लीजिएगा, बहरहाल मैं अब नाम किसी का ले देता हूँ जहाँ तक मेरे जहन में आ रहा है। न्यूटन ने शायद अपने किसी खास मसले के हल के लिए कैलकुलस डेवलप कर दिया था। तो ये इसका मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूटन जो था वो ऑरिजिनेशन की स्टेज पे था, कि उसने अपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पूरी मैथमेटिक्स का एक पूरा कोर्स जो है वो उसने डेवलप कर दिया कैलकुलस का। ये जरा सर्च कीजिएगा कि कैलकुलस जो है ये किसने डेवलप किया, मेरे माइंड में न्यूटन का ही नाम आ रहा है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं कि नई चीजें डेवलप कर लेते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, वो होते हैं ऑरिजिनेशन की स्टेज पे। हमारी ब्लूम टेक्सोनॉमी कंप्लीट होगी, उसके बाद सोलो टेक्सोनॉमी। तो सोलो जो है ये, सोलो कोई साइंटिस्ट नहीं था, सॉरी कोई डेवलपर नहीं था, कोई एजुकेटर नहीं था, बल्कि इसको डेवलप किया था जॉन बिग्स एंड कॉलिस ने 1982 में। और सोलो जो है ये एब्रीवेशन है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स का। इसमें हम लर्निंग आउटकम चेक करते हैं, जज करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस पे जो स्टूडेंट है उसकी लर्निंग आउटकम कैसी है। तो इसमें 5 लेवल अंडरस्टैंडिंग के। पहला लेवल है प्री स्ट्रक्चरल। प्री स्ट्रक्चरल में ये है कि जो आपका स्टूडेंट है उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, यानी जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसको आप जो कुछ बताना चाह रहे हैं उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसका मतलब है वो स्टूडेंट जो है वो प्री स्ट्रक्चर लेवल पे है। ये सबसे लोएस्ट लेवल है सोलो टेक्सोनोमी। मतलब एक बच्चा है, वो अभी तक घर में ही है, उसको अभी तक आपने घर से बाहर नहीं निकाला, तो उसको जब आप घर से बाहर निकाल के ले जाते हैं और कार दिखाते हैं, तो बल्कि घर में अभी रहते हुए आप उससे कार के बारे में पूछते हैं कि कार क्या होती है, तो वो बच्चा शायद कार के बारे में ना बता पाए कि कार क्या चीज़ है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा प्री स्ट्रक्चर लेवल पे है। लेकिन जब आप उस बच्चे को घर से बाहर ले जाते हैं, बस स्टैंड पे खड़े होते हैं और वहां पे आप जाकर उसे दिखाते हैं, तो अब बच्चे को कार के बारे में पता चल गया कि कार क्या चीज़ है। ठीक है। तो यूनिट स्ट्रक्चर लेवल पे बच्चे को सिर्फ एक चीज़ का पता चलता है, यानी जिस चीज़ की आप बात करें उसका सिर्फ उसको एक एस्पेक्ट का पता होता है। तो हम कार की बात करें तो बच्चे को सिर्फ कार का एक एस्पेक्ट पता चला है कि ये कोई इस तरह की बंद चीज़ होती है और सड़क पे चल रही होती है, बस ये उसे पता है यूनिट स्ट्रक्चर। यानी जब किसी चीज़ के बारे में बच्चे को सिर्फ एक चीज़ का पता हो, उसका एक पहलू पता हो, तो इसका मतलब है कि वो अभी यूनिट स्ट्रक्चर लेवल पे है। मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे कब होगा, जब वो उस चीज के दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट के बारे में जानना शुरू हो जाएगा। मतलब उसी बच्चे को जब आप कार के अंदर बिठा देंगे तो बच्चे को पता चलेगा कि ये तो आगे भी मूव करती है, पीछे भी मूव करती है, इसके अंदर स्टीयरिंग भी है, इसके अंदर जो ब्रेक भी है, ठीक है, क्लच भी है, और इस तरह की जो चीज एक्सेलरेटर है। तो अब जो है बच्चा मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे आ गया, यानी उसको उसी चीज के एक से ज्यादा एस्पेक्ट का पता चल गया। रिलेशनल लेवल पे कब बच्चा पहुंचता है, रिलेशनल लेवल पे उस वक्त पहुंचता है जब वो उसी चीज के मुख्तलिफ पार्ट्स का आपस में रिलेशनशिप कायम करना शुरू कर देता है। मतलब बच्चा समझता है कि जब हमने मोड़ काटना होता है तो स्टीयरिंग जो है वो इस साइड पे मूव किया जाता है, और जब इधर मोड़ काटना होता है तो स्टीयरिंग इधर मूव करना होता है, और जब हमने रुकना होता है तो एक्सेलरेटर को छोड़ दिया जाता है और ब्रेक अप्लाई की जाती है। तो अब ये जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है बच्चे को एक कार के बारे में, तो इसका मतलब है कि उसने वो जो डिफरेंट पार्ट्स पहले देखे थे, पहले यूनिट स्ट्रक्चर फिर मल्टी स्ट्रक्चरल, अब वो इस स्टेज पे है कि उन सारे पार्ट्स का आपस में एक रिलेशनशिप कायम कर रहा है। तो इस स्टेज पे बच्चा जो है वो रिलेशनल लेवल पे होगा। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में ये है कि बच्चा जो है वो जो चीज़ आपने उसको सिखाई है उसी को यूज करते हुए दूसरी चीज़ों के बारे में राय काम करना शुरू कर देता है, जो उसने देखी हुई नहीं होती है, जिनके बारे में वो डीपली नहीं जानता। मतलब आपने उसको एक कार के अंदर बिठाया है, तो चीज़ें आपने उसको जो दिखाई ऑब्जर्व करवाई हैं वो कार की करवाई हैं, लेकिन जब वो बच्चा एक डेवो बस के अंदर बैठता है तो वो उन्हीं चीज़ों को जो उसने सीखी है वो यहाँ पे अप्लाई करता है। या आप ट्रेन में उसे बिठाते हैं तो उसके ध्यान में वही सारा स्केच होता है, वो उसका उसी चीज़ों को, उन्हीं जो नॉलेज उसने वहां से गैदर किया उनको अप्लाई करता है यहाँ पे डेवो बस पे भी, या ट्रेन पे भी, या एरोप्लेन पे, हेलीकॉप्टर पे। तो ये जो लेवल होगा ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल होगा, कि उसने जो कुछ सीखा था किसी और चीज़ से उसको अप्लाई कर रहा है आगे, फर्दर जो नेक्स्ट स्टेज है उस पर अप्लाई कर रहा है। तो उस वक्त वो जो बच्चा होगा वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होगा। ये कुछ नीचे MCQs हैं, ये आप कीजिएगा, इनसे भी आपको क्लियर होगा। और बाकी जो मैंने आपको पहले एक फाइल भेजी थी उस फाइल के अंदर भी सोलो टेक्सोनोमी के और
ब्लूम टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन थे जो कि मैंने स्किप करवाए थे। तो अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें उस फाइल से भी आपने वो क्वेश्चन इंक्लूड कर लेने जो पहले मैंने स्किप करवाए थे, और इस फाइल के साथ जो है वो भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, तो ये भी आपने करने हैं। इसका टेस्ट डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने कब देना है। हो सकता है आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा हों या डिफिकल्ट हों। बाकी आप जब क्वेश्चन देखेंगे, वो जो फाइल पहले वाली थी उसमें भी क्वेश्चन देखें, और ये जो क्वेश्चन इनको भी देखें, तो आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सिर्फ ये है कि पहले आप ये लेवल अच्छी तरह तैयार करें, यानी जो डोमेन्स हैं वो पहले अच्छी तरह तैयार करें, उनके नाम याद करें। ठीक है, फिर ये पता हो कि लोएस्ट लेवल पे कौन सा है, हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है, पहले नंबर, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, पूरे तरतीब से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लोएस्ट लेवल पे कौन है, हाईएस्ट लेवल पे कौन है, या दूसरे नंबर पे कौन है, पांचवें नंबर पे कौन है, पांचवें से पहले कौन सा आता है, चौथे के बाद कौन सा आता है। तो कई तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और सर ये जो ये हाईएस्ट होगा वो फर्स्ट वाला होगा? नहीं नहीं जो नहीं, हाईएस्ट वो फर्स्ट वाला ये कहाँ पे होगा? वो तो ये अभी हम सामने जो हमें नजर आ रहा है यही देख लें, ये प्री स्ट्रक्चर है, ये तो लोएस्ट पे होगा। हम मैंने जो आपको भी यहाँ पे पढ़ाया है, ये लोएस्ट से हम हाईएस्ट की तरफ गए हैं। जितनी चीजें आज हमने देखी हैं सोलो टैक्सोनॉमी में या ब्लूम टैक्सोनॉमी की डिफरेंट डोमेन्स में, वो हमने लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम गए हैं। और जो ग्राफ है, जो आपके पास वो डायग्राम है, डायग्राम में जो चीज़ यहाँ पे है नीचे बॉटम पे फर्ज करें नॉलेज है, तो ये लोएस्ट है। फिर ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, ये सेकंड नंबर पे है। फिर तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन आ गई, चौथे नंबर पे, पांचवें और छठे इस तरह। तो ये हाईएस्ट है, और ये वाला जो नीचे है, ये लोएस्ट है। ओके सर। तो ये चीज़ें तैयार कीजिएगा। यही चीज़ें हैं जिन्होंने आपके मार्क्स बनाने हैं। जिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में फिजिक्स का तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी होते हैं एफएससी लेवल के। तो जिन्होंने स्कोरिंग करनी अच्छी है और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है, उनका ये वाला अगर एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्वालिफाई करेंगे इंग्लिश और ये बी एड का पोर्शन। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मतलब आसानी के साथ गेस कर सकता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। चीज़ों को अच्छी तरह सबसे पहले समझें कि हर चीज़ का मीनिंग क्या है।